दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मनीष शुक्ल युगवीर की लिखी कहानी जागीरदार लाल कोठी। जोहर की नमाज अदा करके दुकान जाते हुए रिज्जू को रस्तोगी जी ने पुकारा। ओ रिज्जू, तेरे अब्बा खैरियत से हैं? अचानक पूछे गए इस सवाल से रिजवान थोड़ा चिढ़ गया, फिर भी आवाज में तलखी नहीं आने दी। बड़ों की कदर का जज्बा थोड़ा बहुत बाकी था। बोला, रस्तोगी चचा, कुछ देनदारी बाकी है क्या अब्बू की? रस्तोगी जी बोले, मियाँ देनदारी तो चलती रहेगी, बेटा आपने अब्बू से भी मिलते रहो, अपनों का सहारा उम्र के 2-4 बरस बढ़ा ही देता है। अच्छा, जाते हुए अपनी अम्मी के जागीरदार को मेरा सलाम कह देना। अम्मी के जागीरदार, ये लफ्ज रिज्जू के जहन में गूंजने लगा। न चाहते हुए भी अगली गली पे कदम अपने आप रुक गए। सामने थी लाल कोठी। यूं कोठी से कोई जुड़ाव नहीं महसूस होता था उसे, बस अम्मी की यादों का लिफाफा थी उसके लिए लाल कोठी। उसकी अम्मी के जागीरदार उस्मान खान की कोठी। उसके परदादों के जमाने में थी शानो शौकत कोठी की, जागीरदारी की ठसक भी थी, पर अब बस खंडहर था, पुरानी ईंटों और यादों का। कोठी का झुका हुआ बड़ा दरवाजा आखिरी सांसें गिन रहा था। 4 पुश्तें देखी थी इस कोठी ने, पर आज इसे देखने वाला कोई नहीं था। कोठी को देखकर रिज्जू की आंखों के आगे उसका बचपन पुरानी किताब के पीले पड़े पन्नों की तरह एक एक करके सामने आने लगा। अम्मी की वो खनकती आवाज, रिज्जू पतंगबाजी छोड़ और जल्दी आ, फिर नहीं खानी है तो, वरना शब्बों को दे दूं। अम्मी की आवाज सुनकर कैसे भागता था रिज्जू। अपने दुपट्टे में सर से ढकी, आंखों में हल्का सा सुरमा लगाए रिज्जू की अम्मी दिन रात कोठी और उसके जागीरदारों की तीमारदारी करती। रसोई, बाजार, बाउली, राशन, कर्जा सब अम्मी संभालती थी। जब भी अब्बू उसको डपटते थे वो अम्मी से लिपट जाता। पर अब वो आंचल दफन हो गया था। अम्मी को खोने का ख्याल फिर से आंखों की कोर को नम कर गया, और एक बार फिर रिज्जू को जागीरदार उस्मान यानी अपने अब्बू पे गुस्सा आ गया। उनकी वजह से अम्मी का इलाज तक ढंग से नहीं हो पाया था। कोठी की शान का ऐसा गुमान था उनको कि मां के इलाज के लिए कोठी बेच नहीं सके। अगर वो ये कोठी बेच देते तो शायद अम्मी बच भी जाती। अम्मी के जाने के बाद रिज्जू को 11वीं जमात छोड़नी पड़ी। फिर साड़ी की दुकान में 3 बरस नौकरी की और कर्जा लेकर अपनी साड़ी की दुकान डाली। 7 महीनों में उसी को घर बना लिया। लाल कोठी से कोई रिश्ता नहीं रखना था रिज्जू को, नहीं अब्बू से, पर आज फिर भी उसके कदम उसी ओर बढ़ रहे थे। रिज्जू ने गली हुई लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे को धकेला। दरवाजा कराहते हुए खुला। उसकी दरारें जैसे किसी बूढ़े की झुर्रियों की तरह थीं जो अपने अतीत को चेहरे पे सजाए थी। कोठी के आंगन में धूल की परत जमी हुई थी, पर हर कोने में एक याद महफूज थी, अम्मी की याद। कभी बावड़ी से पानी निकालती अम्मी, कभी दालान में अचार बनाती अम्मी, गलियारे में, बैठक में, छत पे, लाल कोठी में रिज्जू को सिर्फ अम्मी की यादें दिखती थीं, और हर बार यही यादें अब्बू से उसकी दूरी बढ़ा देती थीं। खुद को संभालते हुए रिज्जू ने आवाज दी, अब्बू, पर जवाब नहीं आया। अब्बू आप कहाँ हैं? इस बार रिज्जू की आवाज में डर था। रिज्जू अम्मी के कमरे की ओर दौड़ा, ठीक जैसे उस दिन दौड़ा था जब शब्बों ने चीखते हुए कहा था, रिज्जू अम्मी को देख, क्या हुआ? अम्मी के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से रोशनी की मध्यम लकीर दिख रही थी। रिज्जू अंदर दाखिल हुआ। देखा उसके अब्बू अम्मी की अलमारी से कुछ पुराने कागजात निकाले बैठे थे। रिज्जू को देखकर सिर्फ सर हिलाया। कुछ देर की चुप्पी के बाद रिज्जू ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं? अरे वो चांदी के सिक्के थे ना तेरे दादा के जमाने के, मिल नहीं रहे। ये सुन के रिज्जू रुंधे गले से बोला, चलिए उठिए अब्बू, कोई सिक्के नहीं है। उसकी आवाज में तलखी थी, गुस्सा था। दबी आवाज में बोला,
अम्मी के इलाज के लिए आपको सिक्के याद नहीं आए? अगर आपने कोशिश की होती तो आज अम्मी जिंदा होती। कुछ नहीं था तो एक कोठी बेच देते। उसका मन कर रहा था कि कह दे, जागीरदार साहब, मैं आपकी खातिर यहां नहीं आया, अम्मी की खातिर आया हूं। अगर आप मेरी अम्मी के जागीरदार नहीं होते तो कभी नहीं आता यहां मैं। देख रिज्जू, चाय मिल जाए तो ले आ। अब्बू ने बिना सर उठाए कहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं उन्होंने। रिज्जू के अंदर बहुत कुछ भरा था पर कह नहीं पाया। ठीक है कह के बाहर निकल गया। उसका दिल कर रहा था कि जोर जोर से चीखे, पर फिर अम्मी का मुस्कुराता चेहरा सामने आ गया, जैसे कह रही हूं, रिज्जू वो अब्बू हैं तेरे, मेरे जागीरदार। गली के नुक्कड़ से रिज्जू चाय और बिस्कुट ले आया। अब्बू बुत बने बैठे थे। ये लीजिए चाय। कांपते हाथ से अब्बू ने चाय का ग्लास पकड़ा। निगार खाला खाना लेके आई थी? नहीं आई बोलकर अब्बू दरवाजे की ओर देखने लगे। न जाने किसके इंतजार में थी उनकी बूढ़ी आंखें, शायद अम्मी के इंतजार में। अम्मी जब तक थी जागीरदार साहब को कोई तकलीफ नहीं होने दी। उसे याद आ गए वो दिन जब अम्मी दस्तरखान लगवाती थी। रिज्जू जा, अब्बू को बोल खाना लगवा दिया है, तू भी बैठ जा। तू खाना ले आ, अब्बू ने हल्की आवाज में कहा। ठीक है, पर अब वापस वो सिक्के मत ढूंढने लग जाइएगा, कह के रिज्जू लाल कोठी से निकला और निगार खाला को फोन मिलाया। हेलो खाला, रात को आप खाना देने नहीं? रिज्जू की बात काटते हुए खाला बोली, लो एक तो मुफ्त में तीमारदारी करो, ऊपर से ताने सुनो। इतनी फिक्र थी तो क्यों गया भाई, हैं? बड़े आए जागीरदारी झाड़ने। खाला का सुर बदला हुआ था। एक वक्त था जब निगार खाला और उनके जैसे कई मुंह बोले रिश्तेदार लाल कोठी में पड़े रहते थे, और जब कोठी मुफलिसी और कर्ज में पूरी डूब गई तब सब ने किनारा कर लिया। डूबती कश्ती से कौन नाता रखता है? अम्मी के आखिरी वक्त में कोई नहीं था, सिर्फ वो और बड़ी आपा थी। रिज्जू और बड़ी आपा में खूब पढ़ती थी। वो दूर के रिश्ते में थी पर अपनों से ज्यादा करीब। दुकान के कर्ज के लिए भी बड़ी आपा ने मदद की थी उसकी। पांडे कचौड़ी भंडार से अब्बू के लिए खाना लेके रिज्जू लौट रहा था कि उसे वकील त्रिपाठी मिले। अरे रिजवान भाई, लाल कोठी पे तुम्हारी वो निगार खाला ने मुकदमा कर दिया है, सोचा बता दूं तुमको, जरूरत पड़े तो घर आ जाना। रिज्जू समझ गया कि अचानक खाला का सुर क्यों बदल गया था। उनकी नजर जायदाद पे थी, पर उसे लाल कोठी के रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। खुद से बुदबुदाते हुए रिज्जू बोला, जिस कोठी में अम्मी की कदर नहीं हुई उस कोठी की कदर मैं क्यों करूं? अम्मी के जाने के बाद लाल कोठी से उसका रिश्ता खत्म हो गया था। तेज कदमों से लौटते हुए रिज्जू सोच रहा था कि पहले अब्बू को खाना खिला देगा, फिर बड़ी आपा के सामने मुकदमे वाली बात बताएगा। गली के मोड़ से लाल कोठी देखकर अचानक एक टीस मन में उठी। खाना लेकर वो कोठी में दाखिल हुआ। देखा तो अब्बा अभी भी सिक्के ढूंढने में मशगूल थे। बरबसी उसकी आंखें डबडबा गईं। रुंधे गले से बोला, अब्बू खाना खा लीजिए, फिर आपके सिक्के ढूंढ दूंगा मैं। धीरे से सर उठा के जागीरदार उस्मान खान ने बेटे की ओर देखा। बोले, तेरी अम्मी होती तो फट से सिक्के ढूंढ देती। अब्बू को खाना खाते देख रिज्जू को बड़ा सुकून मिला। जब अम्मी थीं तब वो भी खाना देकर अब्बू को पंखा झलती थीं। उन्होंने हमेशा अब्बू के गुरूर को सर माथे पे रखा। खाने के बाद अब्बू को सहारा देकर कोठी की छत पे ले गया। शाम के सूरज की गुनगुनी धूप में अरसे बाद बाप बेटा बैठे थे। रिज्जू फिर अम्मी की यादों में खो गया। वो वक्त जब छत पे मजमा लगता था, अम्मी के हंसने की आवाज उसे फिर सुनाई दे रही थी। लाल कोठी से अम्मी की सारी खुशियां भी जुड़ी थीं। बड़ी आपा का निकाह उन्होंने करवाया था। पूरा मोहल्ला उनको जागीरदार बेगम कह के पुकारता था। गर्मी की रातों में अम्मी छत पे पानी छिड़कवाती थीं, बिछौने लगवाती थीं। फिर सारे बच्चे, खाला, मामू, फूफी, शब्बो सब बैठते। आज वो छत सूनी सी, उजड़ी सी थी। रिज्जू से रहा नहीं गया।
बोला, अब्बा वो निगार खाला ने मुकदमा दायर किया है। रिज्जू की बात का उस्मान खान पे कोई असर नहीं हुआ, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। आप सुन रहे हैं अब्बू, मुकदमा दायर किया है लाल कोठी के लिए। उस्मान खान ने हल्के से मुड़ के देखा और बोले, जानता हूं, रोज खाना देकर लाल कोठी अपने नाम करवाने की रट लगाती थी। आपने मुझसे बोला क्यों नहीं? रिज्जू हैरान था। उस्मान खान बोले, तू दुकान में मशगूल था, फिर क्या कहता। फिक्र मत कर, मेरे जीते जी तो लाल कोठी किसी को नहीं मिलेगी। इतना कह के अब्बू चारपाई पे लेट गए। रिज्जू अब्बू के बगल में लेट गया, यादों की चादर को ओढ़कर। फिर कब आंख लगी पता ही नहीं चला। रिज्जू, ओ रिज्जू, कहां है? बड़ी आपा की आवाज सुनकर रिज्जू की नींद खुली। आया बड़ी आपा, कह के रिज्जू नीचे दौड़ा। अब्बू ऊपर है? आपा ने पूछा। हाँ आपा। रिज्जू को बाहर जाते देख आपा ने पूछा, कहां जा रहा है? रिज्जू ने दरवाजा खोलते हुए कहा, वकील त्रिपाठी के यहां आता हूं, आप बैठो। रिज्जू वकील त्रिपाठी के घर पहुंचा तो वो अपने चेंबर में बैठे थे। आओ आओ रिजवान, बैठो। अरे चाय भिजवाओ भाई। फिर मुद्दे पे आए। रिजवान, अब तुम्हारे अब्बा की उम्र नहीं है कोर्ट कचहरी में दौड़ने की। मेरी मानो, बाहर मसला सुलझा लो। लाल कोठी मैं बिकवा दूंगा, निगार बांधो और तुम अपना हिस्सा कर लो। अब्बू को बाद में कह देना कि कोठी गिर रही है, आप मेरे साथ रहिए। नया मकान भी मैं दिलवा दूंगा भाई। सब सुन के रिज्जू वापस आ गया। सोचा आपा से सलाह करके फैसला लेगा। कोठी लौटा, आपा बाहर ही खड़ी थी। आते ही बोली, अब्बा से लाल कोठी अपने नाम लिखवाने की बात रोज करती थी निगार खाला। अब्बू अकेले पड़ गए ये सोच के कोई भी लाल कोठी हथिया लेगा क्या? जागीरदारी भले चली गई पर खून अभी भी जागीरदारों का है। रिज्जू उनके पास बैठ गया। कुछ बोलता उससे पहले आपा बोल पड़ी। रिज्जू, इस निगार की नजर तो तब से है कोठी पे जब अम्मी जिंदा थीं। पता है, अब्बू ने अम्मी के इलाज के लिए कोठी बेचने का फैसला किया था, तब ये निगार बड़ा कूद रही थी। तू छोटा था रिज्जू, पर अम्मी राजी नहीं हुई। अब्बू को अपनी कसम दे दी। उनको लाल कोठी बहुत अजीज थी। कहती थी, 4 पुश्तों की जागीर है, ऐसे कैसे बिकने दूं? रिज्जू सन रह गया। अब्बू अपनी लाल कोठी अम्मी के इलाज की खातिर बेचने वाले थे और मैं उनको कसूरवार। रिज्जू की आंखें डबडबा गईं। आपा बोली, रिज्जू, उनके जागीरदार की मिल्कियत थी लाल कोठी, उनका गुरूर था। फिर इस लाल कोठी से अम्मी की जिंदगी जुड़ी थी। कहती थी, डोली में आई हूं, जनाजे में जाऊंगी अपने जागीरदार के आंगन से। ये सुन के रिज्जू खुद को रोक नहीं पाया। आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसने एक फैसला ले लिया। बस अब सुबह का इंतजार कर रहा था वो। लेकिन सुबह कोई 6 बजे बड़ी आपा के रोने की आवाज आने लगी। रिज्जू सुन के नीचे आया। अब्बू भी छोड़ के चले गए रिज्जू। अचानक रिज्जू के पांव कांपने लगे। सिर्फ मेरे अब्बू, इतना ही कह पाया और गिर के रोने लगा। खबर कुछ देर में पूरे मोहल्ले में फैल गई। एक अरसे बाद लाल कोठी में लोगों का तांता लग गया। बस फर्क यही था कि आज मातमी छाई थी। रस्तोगी चचा, बिलाल मामू, दीनानाथ तिवारी जी जैसे मोहल्ले के सभी पुराने जानने वाले आ गए थे। बड़ी आपा ने बाकी रिश्तेदारों को खबर भिजवा दी थी। कुछ घंटों बाद जागीरदार उस्मान का जनाजा उनकी मिल्कियत लाल कोठी से रुखसत हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। टेकरी वाले कब्रिस्तान में आज जागीरदार दफन हो गए थे। रिज्जू की आंखों में अब आंसू नहीं थे। वो अपने अब्बू के पास काफी देर बैठा रहा। फिर बस इतना बोला, मेरी अम्मी के जागीरदार की कोठी पर कोई दूसरा कब्जा नहीं कर पाएगा। रिज्जू को ऐसा लगा कि दिल का कोई बोझ उतर गया। उसे लगा कि अब्बू ने सर पे हाथ फेरा था। रात को रिज्जू वापस लाल कोठी आया। रिश्तेदार जा चुके थे। बस वकील त्रिपाठी रुके थे, शायद किसी जवाब के इंतजार में। रिज्जू को सांत्वना देकर जब जाने लगे तो उन्हें रोककर रिजवान ने अपना फैसला सुना दिया। वकील साहब,
लाल कोठी का वारिस लौट आया है। अब यह किसी और की मिल्कियत नहीं बनेगी। लाल कोठी नहीं बिकेगी। खुदा हाफिज। बड़ियापा पीछे ही खड़ी थीं जब रिज्जू ने यह कहा। आंसू पोंछते हुए बोली, रिज्जू, अपने नाम के साथ लगे जागीरदार को भूलना मत। अब इस लाल कोठी का जिम्मा तेरा है। रिज्जू अपने अब्बू के कमरे में चला गया। कल से बहुत सारे काम करने थे उसे। अपनी अम्मी की सबसे अजीज मिल्कियत को सहेज के रखना था उसे। अब वही तो था जागीरदार लाल कोठी। बस इतनी सी थी ये कहानी।